नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी। ऑप्शन डी हो जाएगा 1789 ईस्वी। यह क्रांति फ्रांस की आज़ादी के लिए लड़ा गया था। फ्रांस की जो क्रांति हुआ था तो किस लिए लड़ा गया था? तो फ्रांस की आज़ादी के लिए लड़ा गया था। और फ्रांस की क्रांति जब हो रही थी 1789 ईस्वी में, उस समय फ्रांस का जो शासक था वो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। क्लियर? लुई 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी? तो 26 अगस्त 1789 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 26 अगस्त 1789। देखिए, मानव अधिकार की घोषणा की चर्चा कर रहा है, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की चर्चा कर रहा है कि फ्रांस में ह्यूमन राइट्स की जो घोषणा हुआ था कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1789 को हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बाल्टेयर का था। किसका था? बाल्टेयर का है। ऑप्शन डी हो जाएगा बाल्टेयर। बाल्टेयर जो थे ये फ्रांस के लेखक एवं दार्शनिक थे। यह एक बहुत बड़ा विद्वान थे जो फ्रांस के लेखक एवं दार्शनिक थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक है मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन बी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के बारे में कुछ अगर चर्चा करें ये कानून की आत्मा का, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद, कभी कभी इसका इंग्लिश वर्जन भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है, इसी के बदला में क्या लिखेगा? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसके लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है। क्लियर? ये कानून की आत्मा पुस्तक जो हुआ था, प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? तो 1748 ईस्वी में हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1748 ईस्वी। इसमें शक्ति के पृथ्वीकरण के बारे में वर्णन है। इसमें क्या है? शक्ति के पृथक्करण के बारे में वर्णन है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में किसका वर्णन है? शक्ति के पृथक्करण के बारे में वर्णन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह उक्ति किसका है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह उक्ति जो था इसका था लुई 16वां का था। किसका था? लुई 16वां। लुई 16वां कब इसका शासन चल रहा था? तो लुई 16वां 1789 जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था। तो क्लियर? लुई 16वां जो थे बहुत ही निरंकुश शासक थे, अपने आप से मतलब रखते थे, प्रजा पर बिल्कुल नहीं ध्यान देते थे, प्रजा को मानता ही नहीं था और एकदम भ्रष्टाचारी शासक थे। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परमात्मा विद्वान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि परमात्मा विद्वान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रोबेस्पियर का है। किसका है? ऑप्शन सी हो जाएगा रोबेस्पियर।
रोबेस्पियर के बारे में जान रहे हैं। इसका फुल नेम जो है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है। क्लियर। स्टेट जनरल फ्रांस की संविधान सभा का सदस्य और जैकोबिन के सदस्य थे। ये जो रोबेस्पियर जो थे क्या थे, स्टेट जनरल के सदस्य थे, फ्रांस की संविधान सभा के सदस्य थे और जैकोबिन के भी सदस्य थे। जैकोबिन क्लब था उसका भी सदस्य था। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे क्या था? लिब्रे क्या था? तो लिब्रे जो थे ये क्या थे, फ्रांस की मुद्रा था। लिब्रे क्या था, फ्रांस की मुद्रा। ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस की मुद्रा। तो क्लियर। फ्रांस की मुद्रा, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा की थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त किया गया था इसको? 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया था। और इसके बदले में जो है कौन मुद्रा आया फ्रांस का? यूरो आ गया। क्या आ गया? अभी जो है फ्रांस का मुद्रा अभी क्या है? यूरो है। अभी क्या मुद्रा चल रहा है? फ्रांस की मुद्रा यूरो चल रहा है। तो क्लियर। वर्तमान में फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। और 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था तो उस समय मुद्रा क्या चल रहा था? तो लिब्रे चल रहा था। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो सभी लोग जान रहे हैं कि लुई 16वां का शासन था। ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, लुई 16वां का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसने किया? लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसने किया? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना जो है वॉल्टेयर ने किया था। कौन किया था? वॉल्टेयर। ऑप्शन ए हो जाएगा, वॉल्टेयर। वॉल्टेयर के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो कहता है कि जब ये इंग्लैंड में थे, कौन? वॉल्टेयर। इंग्लैंड में कब था? तो 1726 से 1729 तक यह इंग्लैंड में रहा, वॉल्टेयर। क्लियर हो गया होगा। तो कहता है कि जब ये इंग्लैंड में थे तो उसका जो अनुभव था इसके पास, इंग्लैंड में जो रहा और वहां पर जो देखा, जो समाज जैसा देखा, तो कहता है कि इंग्लैंड का जो है अपना अनुभव, इंग्लैंड में जब अपना अनुभव जब हुआ तो कहता है कि वही अनुभव जो है साथ ही साथ फ्रांस के शासन सिस्टम पर भी प्रहार किया था। तो कहता है कि लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है, लेटर्स ऑन इंग्लिश जो पुस्तक है इसका पब्लिश हुआ था 1733 ईस्वी में। पब्लिश कब हुआ था? 1733 ईस्वी में। और 1726 से 1729 तक जब फ्रांस का जो ये वॉल्टेयर थे ये कहाँ रह रहे थे? इंग्लैंड में रह रहे थे। तो वहाँ से जो अनुभव प्राप्त हुआ उसका वर्णन लेटर्स ऑन इंग्लिश में किया है। और साथ ही साथ फ्रांस के शासन सिस्टम पर भी प्रहार किया है। साथ ही साथ क्या किया है? फ्रांस के शासन सिस्टम पर भी प्रहार किया है। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेट से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्टेट से आप क्या समझते हैं? तो एस्टेट जो था ये क्या था? देख लेते हैं ऑप्शन। सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर? बिल्कुल नहीं था ये। अलग अलग राज्यों को स्टेट कहा जाता था? बिल्कुल नहीं कहा जाता था। धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था? बिल्कुल नहीं कहा जाता था। फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन? बिल्कुल ये सही है। फ्रांस का जो सामाजिक वर्ग का विभाजन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? स्टेट के आधार पर। तो वहां 3 स्टेट में समाज को बांट दिया गया था। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में बांट दिया गया था।
फ्रांस के समाज को कितने स्टेट में, 3 वर्ग में विभाजित किया था। प्रथम वर्ग, प्रथम स्टेट में जो आता था, कौन आता था, पादरी वर्ग आते थे। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, पादरी वर्ग आते थे। दूसरा स्टेट में कौन आते थे, कुलीन वर्ग आते थे। और तीसरा स्टेट जो था वो गरीब, फार्मर, लॉयर, किसान, इंजीनियर, ये सभी जो थे सभी किस में आते थे, तो तीसरा स्टेट में आते थे। तो क्लियर। तो फ्रांस के समाज को कितने वर्गों में बांटा था, 3 वर्गों में। कौन कौन, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रांस में प्रथम स्टेट में कौन शामिल था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस में प्रथम स्टेट में कौन शामिल था, तो कौन शामिल था, पादरी वर्ग था। कौन था, पादरी वर्ग। और दूसरे स्टेट में कौन था, तो कुलीन वर्ग था। दूसरे स्टेट में कौन था, कुलीन वर्ग। क्लियर, समझ में आ गया। और तीसरे स्टेट में तो बतेबे कि हम कि गरीब, फार्मर, लॉयर, किसान, इंजीनियर, ये सभी जाते थे वो 3 स्टेट में आते थे। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम स्टेट में कौन शामिल था, पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कौन शामिल था, तो कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में कौन शामिल था, जैसे वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, गरीब हो गया, फार्मर हो गया, ये सभी जो थे जितना भी थे सब 3 स्टेट में आते थे, तृतीय स्टेट में आते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तृतीय स्टेट में कौन वर्ग शामिल नहीं था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तृतीय स्टेट में कौन वर्ग शामिल नहीं था, तो देख लेते हैं। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि किसान, किसान वर्ग जो था ये बिल्कुल शामिल था तृतीय स्टेट में। कहता है कि कौन शामिल नहीं था, ये तो शामिल ही था किसान वर्ग। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। देखिए कुलीन वर्ग जो थे वो द्वितीय स्टेट में थे और पादरी वर्ग जो है वो प्रथम स्टेट में थे। इसलिए क्या हो गया, कहता है तृतीय स्टेट में कौन शामिल नहीं था, तो यही शामिल नहीं था। कौन, कुलीन वर्ग। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, ये सभी जो थे वो तृतीय स्टेट में ही आते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी समाज में कितने परसेंट जनसंख्या किसानों की थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांसीसी समाज में कितने परसेंट जनसंख्या किसानों की थी, तो किसानों का जनसंख्या जो था वो कितना था, 90% जनसंख्या था। कितना था, 90% जनसंख्या था। जबकि पूरे भूभाग पर जो अधिकार था इसका, किसका, किसानों का, तो वो 2% था। सोच सकते हैं आप, 90% जनसंख्या के पास कितना परसेंट अधिकार है जमीन का, भूभाग का, तो 2% अधिकार था। तो क्लियर हो गया। जबकि भूभाग भूभाग पर जो है अधिकार जो था वो 60% कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का था। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था, 60% था। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था। देखिए इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर क्या था, छूट था। तो राज्य को दिया जाने वाला कर किसके लिए छूट था, तो पादरी वर्ग के लिए। बिल्कुल सही है। वकील ये नहीं होगा, छोटे किसान ये भी नहीं होगा, बड़े व्यवसायी ये भी नहीं होगा। तो कहता है कि किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था, तो कर देने से छूट किसको था, पादरी वर्ग को। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि तीसरा स्टेट में जितना भी लोग आते थे उसको कर देना पड़ता था, जबकि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को कर नहीं देना पड़ता था। तो क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रत्यक्ष कर कौन था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर कौन था? तो प्रत्यक्ष जो कर था वो टाइल था। कौन था? टाइल। ऑप्शन ए हो जाएगा टाइल। ऑप्शन ए हो जाएगा टाइल। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय ये जो है चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? देखिए कहता कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो धार्मिक कर कौन था? वो टाइद था। कौन था? टाइड था। ऑप्शन ए टाइद। पादरी वर्ग द्वारा कर वसूला जाता था। पादरी वर्ग द्वारा क्या करते थे? कर को वसूला जाता था। क्लियर। 1789 ईस्वी में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? फ्रांस की जनसंख्या जो था उस समय क्रांति जब हो रही थी तो 2.8 करोड़ था। 2.8 करोड़ था, जबकि 1715 में कितना हो गया? 2.3। 1715 में यह जनसंख्या कितना था? 2.3 करोड़ था, जबकि 1789 में 2.8 करोड़ हो था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? के रचनाकार कौन है? तो टू ट्रीटाइजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रचनाकार कौन था? तो जॉन लॉक था। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, लॉक सिर्फ दे दिया है, तो जॉन लॉक होगा। इसका फुल नाम क्या था? जॉन लॉक। क्वेश्चन क्या है? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार। क्लियर। देवीय और निरंकुश शासन का तेजी से खंडन किया है। कौन? जॉन लॉक। ये जो पुस्तक है इसमें किसका वर्णन है? देवीय और निरंकुश शासन का तेजी से खंडन किया है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है। जस्ट इसका हम ऊपर में डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन था? तो मॉन्टेस्क्यू था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट के जनरल के आह्वान पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? तो 1789 में किया गया था। कब किया गया था? 1789। ऑप्शन सी हो जाएगा 1789। इसका नेतृत्व जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे? मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो और आबेसिये ने कर रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? कहा फ्रांस के संविधान कब बना? तो 1791 में बना था। कब बना था? 1791। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1789 ईस्वी में नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। 1789 में क्या गया था? नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। इसका मेन काम क्या था? संविधान का निर्माण करना। नेशनल असेंबली किस लिए गठित किया गया था? संविधान का निर्माण करने के लिए। क्लियर।
और नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? 1789 में, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस गणराज्य कब बना? देखिए क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस गणराज्य कब बना, तो गणराज्य कब बना था? 1792 ईस्वी में बना था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट जो बना था वो 1804 ईस्वी में बना था। ऑप्शन ई हो जाएगा, 1804। आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है, ये किसको कहा जाता है? नेपोलियन को ही कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां को फांसी कब दे दी गई थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुई 16वां को फांसी कब दे दी गई थी? तो 1793 में दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1793 में दिया था। साथ ही साथ रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। साथ ही साथ क्या किया था? रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है उसको क्या किया था? गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था और 18 जून को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून को हुआ था। तो क्लियर हो गया होगा किसके किसके बीच में हुआ था वाटरलू की लड़ाई? तो फ्रांस के शासक कौन थे? नेपोलियन। फ्रांस के शासक नेपोलियन। नेपोलियन का युद्ध किसके साथ हो गया? वाटरलू की लड़ाई जो हुआ था वो ब्रिटेन, फ्रांस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की संयुक्त सेना ने मिलकर के लड़ा था। किसको? फ्रांस के खिलाफ। और फ्रांस का उस समय सम्राट कौन था? नेपोलियन था। नेपोलियन की हार हो जाती है इस युद्ध में। क्या होता है? नेपोलियन की हार हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन लिखा है यह पुस्तक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो रूसो ने लिखा है। कौन लिखा है? रूसो ने लिखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, रूसो। इसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों की व्याख्या किया गया है। किसमें? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या व्याख्या क्या है? लोकतांत्रिक सिद्धांतों की व्याख्या किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा स्टेट क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा स्टेट क्या है? नाम से प्रचार पुस्तिका, नाम से प्रचार पुस्तिका पंपलेट किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो कौन लिखा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आवेसिये ने लिखा था। कौन लिखा था? आवेसिये। ऑप्शन सी हो जाएगा, आवेसिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय नागरिक से संबंधित कौन सा कथन सही है? सक्रिय नागरिक से संबंधित, देखिए सक्रिय नागरिक से संबंधित जो है कथन, वो 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था, वो सक्रिय नागरिक कहलाए। वो क्या कहलाए? सक्रिय नागरिक। 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। 3 दिन की जो मजदूरी के बराबर कर चुकाता है, जो क्या करता है? बराबर कर चुकाता है, वो सक्रिय नागरिक कहलाता है। क्लियर? सक्रिय नागरिक की जनसंख्या कितना था? 40 लाख जनसंख्या था। कितना था? 40 लाख जनसंख्या था, जबकि कुल नागरिक जो थे वो 2.8 करोड़ थे। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब क्या था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब क्या था? तो जैकोबिन क्लब जो थे वो छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था। छोटे दुकानदार और
कारीगरों का क्लब था जो गरीब एवं छोटे लोग क्या थे, इसमें शामिल थे। क्लियर? और कौन कौन लोग था शामिल थे? छोटे दुकानदार, कारीगर, गरीब, छोटे लोग इसमें शामिल थे। किसमें? जैकोबिन क्लब में। बिल्कुल। तो छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था। यही क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब क्या था? तो छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था। क्लियर? इसमें गरीब भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लुई 16वां के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? लुई 16वां के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? लुई जब 16वां का मृत्यु हो गया, पतन हो गया, तो उसके बाद जो है कहता है कि छोटे दुकानदार और कारीगरों का नेता कौन था? तो मैक्समिलियन था। मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। ऑप्शन ए। क्लियर? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रोबेस्पियर ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा रोबेस्पियर। रोबेस्पियर, ये जो आतंक का राज जो चला था वो 1793 से 1794 के बीच में चला था। 1793 से 1794 के बीच में चला था और नियंत्रण और दंड का नियम अपनाया था। इसने क्या अपनाया था? नियंत्रण और दंड का नियम अपनाया था। यदि इस समय इसके कार्य से सहमत नहीं होते हैं तो तुरंत उसे दोषी ठहरा कर उसे क्या करते थे? फांसी दे देते थे। क्या करते थे? फांसी दे देते थे, अर्थात गिलोटिन पर चढ़ाते थे। यदि कोई व्यक्ति इनके कार्य से, किनके कार्य से? रोबेस्पियर के कार्य से सहमत नहीं होते थे तो उसको क्या करते थे? तुरंत क्रांतिकारी न्यायालय भेजा जाता था। क्रांतिकारी न्यायालय भेजा जाता था। यदि वह दोषी पाया जाता था तो उसे क्या करता था? तुरंत जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। क्या करता था? गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन क्या था? अभी जस्ट हम बताएं कि सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन था ये। ऑप्शन डी हो जाएगा, सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन था। क्लियर? गिलोटिन मशीन के आविष्कारक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। गिलोटिन मशीन के आविष्कारक कौन थे? तो डॉक्टर गिलोटिन थे। गिलोटिन के नाम पर ही यह गिलोटिन मशीन रखा गया है और गिलोटिन मशीन का काम था सिर धड़ से अलग करने की मशीन था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? देखिए, तो इसको जो चढ़ा दिया गया था रोबेस्पियर को 1794 में चढ़ा दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1794। कहता है कि ये मैक्समिलियन जो थे रोबेस्पियर, कठोर नीति अपनाया था। क्या क्या था? कठोर नीति अपनाया था, जिसके कारण इसके समर्थक भी जो है इसके विरोधी हो गए थे। क्या किए थे? इसका समर्थक भी जो था वो विरोधी हो गया था, जिससे इन्हें भी क्रांतिकारी न्यायालय भेजा गया। क्या क्या? क्रांतिकारी न्यायालय भेजा गया और दोषी ठहराया गया। और क्या क्या? दोषी ठहराया गया और इन्हें भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि रोबेस्पियर क्या था? कठोर नीति अपनाया था, जिसके कारण क्या था? इसके समर्थक भी इसके खिलाफ हो गया। इसके समर्थक भी इसको विरोध करने लगा। तब जाकर के क्या किया कि इन्हें भी जो है, किसको? रोबेस्पियर को न्यायालय भेजा गया। कौन सा न्यायालय? क्रांतिकारी न्यायालय। और वहां पर जो है जब फैसला हुआ तो दोषी पाया गया, दोषी ठहरा दिया गया
और जिसके कारण से इन्हें भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। कब चढ़ाया? तो 1794 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? तो कब मिला था? 1946 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की, देखिए यहाँ दास हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया था? देखिए कन्वेंशन ने बोल रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? तो 1794 में पारित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1793 में कहा था, किसने 1793 में कहा था पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज है? क्या है? निर्लज है। कौन? पुरुष जो बनने की इच्छा रखता है, जो भी महिला है, वो निर्लज है। किसने कहा था? तो सोमेत ने कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्तिल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बास्तिल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन देखना पड़ेगा। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कथन है ये। यह जो है कि किसके बारे में? बास्तिल के बारे में। यह फ्रांस में किले की जेल थी। बिल्कुल सही था, किले का जेल था ये। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो चौथा ऑप्शन दे रहा उपर्युक्त कोई नहीं, और पांचवा में है उपर्युक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो बुर्बो राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन बी हो जाएगा, बुर्बो राजवंश। क्या थे? बुर्बो राजवंश के थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1774 में बैठा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक निरंकुश शासक था जो भ्रष्टाचारी में लीन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन 18वीं सदी में कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? देखिए 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे, तो कौन नहीं था? 18वीं सदी में सम्राट नहीं था, वहां सम्राट नहीं होता था। क्लियर। क्योंकि पादरी वर्ग होता ही था, कुलीन वर्ग था ही, व्यवसाय एवं किसान थे ही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? देखिए किसानों से कौन सा कार्य नहीं करवाया जाता था? तो सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। सड़कों के निर्माण में सहयोग करना, ये तो करता ही था। बिल्कुल सही है ये। कहता था कुलीन वर्ग की सेवा करना, ये बिल्कुल करता था, कुलीन वर्ग का सेवा करता था। तीसरा है कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, ये भी बिल्कुल सही है। कहता है किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? चौथा ऑप्शन है स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, यही नहीं करने के लिए दिया जाता था। तो क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? देखिए कर से किस स्टेट को, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फ्रांस में जो है समाज को कितने वर्ग में बांटा गया? 3 वर्ग में बांटा गया। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? तो कर से छूट जो प्राप्त था वो प्रथम स्टेट को और द्वितीय स्टेट को। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रथम स्टेट एवं द्वितीय स्टेट दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस दार्शनिक ने जनता एवं उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था कौन? तो कौन रखा था? जॉन लॉक ने रखा था। ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के 1791 के संविधान में कौन सी विशेषता नहीं थी? जब 1791 का संविधान था उस समय कौन सी विशेषता नहीं थी? तो एक एक करके ऑप्शन देखना पड़ेगा। स्त्री, पहला ऑप्शन है इसने स्त्री एवं पुरुषों के अधिकारों की घोषणा की। विशेषता नहीं बोला पूछना है तो हाँ किया था, बिल्कुल सही है। कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था, बिल्कुल सही दिया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, बिल्कुल बना, संवैधानिक राजतंत्र बना। बोलने की आजादी नहीं दी गई थी, यही गलत है। बोलने की आजादी नहीं दिया गया था, बोलने की आजादी नहीं दिया गया था। तो कहता है कि कौन सी विशेषता नहीं थी? तो यही वाला विशेषता नहीं था, बोलने की आजादी नहीं दी गई थी। तो क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रांस के संविधान 1700 क्या था? 1791 के संविधान में कौन सी विशेषता नहीं थी? तो स्त्री में पुरुषों के अधिकार की घोषणा, ये बिल्कुल था। करों कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त था, बिल्कुल सही है। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र था, बिल्कुल सही है। जबकि बोलने की आजादी जो है उसमें नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? तो कब पारित किया था नेशनल असेंबली ने? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो कौन सा था? सभी लोग जानते हैं जैकोबिन क्लब सबसे सफल क्रांतिकारी संगठन था, ये राजनीतिक क्लब था। ये कौन था? जैकोबिन क्लब। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आरोप में लुई 16वां को फांसी मौत की सजा सुनाई गई थी? किस आरोप में? तो सभी लोग जान रहे हैं ये राजद्रोह के आरोप में। ऑप्शन बी हो जाएगा राजद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे, कौन लोग नहीं थे? दिहाड़ी मजदूर, ये बिल्कुल था। छोटे दुकानदार, बिल्कुल था। कारीगर, बिल्कुल था। पादरी वर्ग, ये नहीं था। पादरी वर्ग नहीं था। तो कहता है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं था, तो यही नहीं था, ऑप्शन डी पादरी वर्ग नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो जैकोबिन क्लब का नेता जो था, अगर ऑप्शन देखा जाए तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। क्लियर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रूसो का जन्म ना हुआ होता, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि रूसो का जन्म ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं हुई होती, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? नेपोलियन का है। ऑप्शन सी हो जाएगा नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ये 1688 में हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में हुआ था। अमेरिकी क्रांति कब हुआ था?
तो 1776 सब अगले वीडियो में हम बताए भी थे। और रूसी क्रांति जानिए रहे 1917। तो क्लियर हो गया होगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का दिया गया, किस क्रांति में दिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति में। और अमेरिकी क्रांति में कौन सा नारा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो क्लियर। तो इसी के साथ हमें अब इजाजत दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।